गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो बीपीएससी 66 बीपीएससी टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 150 सवाल होते हैं और इस 150 सवाल में जो कट ऑफ जाता है वो 96 से 100 के बीच में ही होता है। जनरली कंपटीशन जो होते हैं वो 15 से 20 सवालों का होता है और इस 15 से 20 सवाल को जो बच्चे क्रैक करते हैं वो क्वालिफाई कर पाते हैं। ये 15 से 20 सवाल में बोर्ड आपके सारे मानसिकता का, सारे कॉन्सेप्ट का सर्वे कर लेती है कि आप सही में पदाधिकारी बनने लायक हैं या नहीं है। तो हम अपने टेस्ट सीरीज में रोज़ 15 से 20 सवाल का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि उन सभी सवालों पर जो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं उसका एनालिसिस करने हम जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों ऑप्शनों को विकल्प वाइज छांटना है कि आखिर इसमें कौन कौन उसमें निर्वाचित मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में होते हैं। तो आइए इसको पहले डीपली थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है और इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और 70वां संविधान संशोधन 1992 में करके दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया गया। इतने निर्वाचित मंडल में सदस्य होते हैं। आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि लोकसभा के वे सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से 2, वो निर्वाचक मंडल में नहीं होते हैं और राज्यसभा के 12 सदस्य जो अलग अलग क्षेत्रों से, जो साहित्य, विज्ञान, कला में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, उसका मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये लोग इसमें वोटिंग नहीं करते। आर्टिकल 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है 2 आंग्ल समुदाय के लोगों का लोकसभा में और आर्टिकल 80 सब कॉलम 3 में 12 सदस्य राज्यसभा में जो ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, या फिर वो साहित्य की कला क्षेत्र से हो, या विज्ञान के क्षेत्र से हो, या कला के क्षेत्र से हो, या खेल के क्षेत्र से हो, जिसको भी राष्ट्रपति समझे उसको नाम निर्देशित कर सकते हैं। तो ये 12 सदस्य और ये 2 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आई थी तो एक सवाल आया था कि अगर किसी भारत के विधानमंडल का गठन नहीं हो पाया है तो इस आधार पर क्या चुनौती दी जा सकती है कि हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया। तो 11वां आप याद रखेंगे, 11वां संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुए और इसी संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय अगर किसी राज्य में विधानसभा का गठन नहीं हुआ है तो इस आधार पर इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है कि हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया। तो आप ऑप्शन वाइज देख लेंगे, उसमें ऑप्शन में जो होगा उसके अनुसार आप छांट लेंगे। ऑप्शन में अगर होगा ये कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो सही होंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो ये भी सही होगा, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो ये सभी होगा। 70वां संविधान संशोधन करके 70वां संविधान संशोधन करके दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य 1992 में हुए थे। 70वां संविधान संशोधन, दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है,
तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा, इसके ऑप्शन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सही है। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य गलत। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, इसमें सिर्फ विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के भाग नहीं लेते हैं। ये दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सही है। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी सही है। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसके कालक्रम में है, 1 नंबर पर है इसमें साइमन आयोग की नियुक्ति। साइमन 1 नंबर पर आया है इसमें, 1 नंबर पर साइमन। थोड़ा सा बोर्ड भीग गया। 1 नंबर पर, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 1 नंबर पर साइमन आयोग की नियुक्ति, आयोग की नियुक्ति, दूसरे नंबर पर है साइमन आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। दूसरे नंबर पर है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। 3-4 फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु ये आपको 5 नवंबर 1915 को हुए थे। तो ये आपके क्रम में सजाने के लिए एग्जाम में बोलेगा। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 में हुई थी, 4 पहले हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता बम्बे के थे। इन्होंने बम्बे क्रॉनिकल नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी, आप इसको नोट कर लेंगे, बम्बे क्रॉनिकल इन्हीं की थी। 4 एक महात्मा गांधी, उसके बाद आ जाएगा 1927-1909 जालियांवाला बाग हत्याकांड 2 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद आ जाएगा आपका 1 नंबर और उसके बाद आ जाएगा 3 नंबर। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। फिरोज शाह मेहता ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने बम्बे क्रॉनिकल नामक पत्रिका भी प्रकाशित किए थे। और आइए इसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। महात्मा गांधी के नमक कर, जब अंग्रेजों ने भारत में नमक कर की वृद्धि कर दी तो उस नमक कर के विरोध के खिलाफ में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लगभग 390 किलोमीटर दूर दांडी नौशेरा जिला गुजरात की यात्रा किए थे अपने 378 समर्थकों के साथ। और 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंच के नमक उठाकर नमक कानून तोड़ दिया था। और उसके कल होकर के 6 अप्रैल 1930 से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के इन 378 समर्थकों में एकमात्र बिहारी थे, गिरिवरधारी चौधरी, जिन्होंने भाग लिया था। ये चीज़ नोट लेंगे, बिहार ये खूब बीपीएससी में पूछता है। गिरिवरधारी चौधरी, इन्होंने ही बिहार से एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने नमक दांडी यात्रा में भाग लिया था, गिरिवरधारी चौधरी। कारो बाबू इनको भी कहा जाता है, उपनाम इनका है। आइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझते हैं। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जब पास होगा तो रॉलेट एक्ट के तहत ये प्रावधान थे कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत अमृतसर पंजाब के 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल और सरफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिए गए। और इसकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर बाग में, जहाँ पे जालियांवाला, अमृतसर में ही जालियांवाला बाग होता है, उस जालियांवाला बाग में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को 5000 लोगों ने इकट्ठा होकर के शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे। इस शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे थे और इसी सभा पर वहाँ जनरल डायर पहुँचेगा और जनरल डायर ने उस
सभा पर बिना किसी चेतावनी दिए हुए गोली चलाने का आदेश दे देता है और 1650 राउंड गोली चलते हैं। इस 1650 राउंड गोली चलने में लगभग 1000 भारतीय मारे जाते हैं और 2000 भारतीय घायल हो जाते हैं। इस हत्याकांड के फलस्वरूप इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। आप देखेंगे कि जनरल डायर का सबसे कृत, भारत में ब्रिटिश हुकूमत का अगर सबसे कृत कोई घटना माना जाता है तो वो जालियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। इसके बारे में कहा था कि इसमें 6 सप्ताह के एक बच्चे को भी गोली लगी थी, मात्र 6 सप्ताह के बच्चे जो इस बाग में इसकी मां लेकर के बैठी हुई थी और उसको भी गोली लगी थी, गोली से मर गया था बेचारा। आइए साइमन आयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के तहत द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया था। अब 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री साइमन ने एक टीम बनाई, एक कमेटी की गठन किया और उस कमेटी में 7 सदस्य थे। 7 सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण भारतीयों ने 1927 के मद्रास अधिवेशन में भारतीयों ने इसका विरोध करने की शुरू किए। यह टीम की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को और यह टीम भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। भारत पहुंचने पर यहाँ पे अलग अलग जगह के नेताओं ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और विरोध करने के फलस्वरूप आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने लाहौर में इसका विरोध किया और लाहौर में जो विरोध किया तो विरोध करने के क्रम में वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एस्कॉट ने उन पर लाठी चलाने का ऑर्डर दे दिया और उसी लाठी के मार से उनकी 1 महीना बाद नवंबर 1928 में मृत्यु हो जाएगी। और नवंबर 1928 में जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो एस्कॉट की हत्या करने की साजिश भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव गठित करेगा और जब उसकी हत्या करने की साजिश को अंजाम दिया जाएगा तो यहाँ दुर्भाग्यवश एस्कॉट न आकर के सॉन्डर्स यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स सामने आ जाएंगे और सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ने उस पर गोली चला देगा, सॉन्डर्स की हत्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन होगा सबसे पहले 1915 में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई 4 महात्मा, उसके बाद होगा 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड दूसरा, और उसके बाद पहला साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 और तीसरा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये सब नोट करते चलिएगा। अगला सवाल ये कहता है जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखी थी। मुजफ्फरपुर के थे, बेनीपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका चिता के फूल, माटी की मूरत, आम्रपाली, लंगट, सिंह, सीता की माँ, इनकी सब रचनाएं हैं। उसमें से एक जयप्रकाश भी इनकी रचना है। अगला सवाल चलते हैं। मिशन लूसी नासा द्वारा निम्न में से किसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च करने जा रही है? तो ये मिशन लूसी आप देखेंगे कि अमेरिका नासा का प्रोजेक्ट है जो अक्टूबर-नवंबर 2021 में प्रक्षेपित किया जाएगा। ये सौर मंडल के क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में बीच की कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाती है, उसका अध्ययन करने जा रही है। जैसे आप इसको समझ लेंगे, मैं आपको मैप बना करके समझा देता हूँ। हमारा सूर्य है सेंटर में, दुग्ध मेखला मंदाकिनी के चारों ओर चक्कर ये काट रहा है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से। और इस सूर्य के जो सबसे नज़दीक जो इसकी परिक्रमा कर रहा है वो बुध है। बुध के बाद जो परिक्रमा कर रहा है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में वो शुक्र है। इसे सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। इसके पास और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तारा का जो चक्कर काटे उसे ग्रह, ग्रह का जो चक्कर काटे उसे उपग्रह। अब उसके बाद शुक्र के नज़दीक जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है अपनी कक्षा में वो पृथ्वी है।
हमारा ग्रह नीला ग्रह, आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह, सूर्य से दूरी की अवस्थित में 3रा ग्रह। आइए, और इस पृथ्वी के नज़दीक में जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है वो मंगल है। तो पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, मंगल का 2 उपग्रह फिबोस और डीमोस, और इस मंगल के जस्ट बगल में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिस ग्रह का नाम है बृहस्पति, जिसे देवता ग्रह भी कहते हैं, बृहस्पति। तो इस मंगल और इस बृहस्पति के बीच में आप देखेंगे कि छोटे छोटे इस तरह के क्षुद्र ग्रह, ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और इसी का अध्ययन करने के लिए नासा ने यह प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है लूसी होमोनिन कंकाल। इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, और इसी का अध्ययन करने के लिए यह नासा का प्रोजेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपके आगामी बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, और यही सभी सवाल आपके रिजल्ट सुनिश्चित करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। इन सभी सवालों से बोर्ड यह पता लगा लेगा कि आप कितने पानी में हैं, आप सही में बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। अगला सवाल ये कहता है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसको हम लोग देखते हैं कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को भारत के मैप बनाने का ज्ञान होना चाहिए। आइए हम भारत के मैप बनाते हैं। ये आपका भारत हो गया, भारत का मैप बन गया। अब इस भारत के मैप में अभी तत्कालीन भारत की जो मैप देखेंगे, भारत की अवस्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट, ये 37 डिग्री 6 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और 68 डिग्री 7 मिनट सर्किरिक। तो यहीं से हमारा ये आप देखेंगे कि पाकिस्तान है, और ये जो सीमा है ये रैडक्लिफ महोदय ने निर्धारित किया था भारत के विभाजन के समय। तो इसी सीमा पर तो ये देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर है, ये तो निश्चित ही सटेगी। जम्मू एंड कश्मीर के पास आप देखेंगे ये पंजाब है, और यहाँ पे उत्तराखंड, और ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और इस पंजाब के बाद भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगर आपको लाल से नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, राजस्थान। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से हरियाणा शुरू है, तो हरियाणा तो सटेगा नहीं इससे, पाकिस्तान से। और इस राजस्थान के बाद इस एरिया जो है ये गुजरात। तो लगभग 3300 किलोमीटर की दूरी है जो सीमा साझा करती है। आपका भारत में जो राज्य इसके से सटते हैं वो आपका जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब के बाद आप देखेंगे राजस्थान, और उसके बाद गुजरात। ये 4 राज्य, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इतने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा
करती है। चलिए दूसरे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल को देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पहला, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही। अगर हिमालय नहीं होती तो साइबेरिया से आने वाला जितना ठंडी हवाएं हैं वो सब भारत के उत्तरी भारत में प्रवेश कर जाती। दूसरा बात, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से विंजित हो जाता। बिल्कुल सही बात है। हिमालय के भारत में दो प्रकार की नदियाँ, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 3 नदियाँ, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर नदी द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी को ही तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जब नदियाँ नहीं होगा तो मिट्टी कहाँ से आएंगे, जलोढ़ मिट्टी। आइए तीसरा ऑप्शन इसका देखते हैं। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। मानसून तो निश्चित ही बदल जाते हैं। हिमालय नहीं होता, ठंडी हवा आती तो हमारे यहाँ काफ़ी दिन तक ठंडा रहता। बिहार में, उत्तर भारत में पूरा ठंडा ही रहता, जैसे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए। आइए इसको मैप वाइज समझते हैं क्या बोलता है। आइए फिर से मैप बनाते हैं। ये आपका भारत, आपका क्या हमारा भी, ये भारत, और इस भारत पर जो हिमालय अवस्थित है, ऐसा माना जाता है कि ये जो भूमि थी अंगारा लैंड की भूमि थी, जम्मू एंड कश्मीर वाला, और ये गोंडवाना लैंड की भूमि थी। ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड जाकर के एक बार प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत जाकर के टकरा गई, और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के तहत जब टकराई तो बहुत बड़े विशाल पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया, जिसे हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया था। तो इस पर आप देखेंगे कि इस एरिया में ये आप देखें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं। तो इस एरिया के यानी कि जम्मू कश्मीर का जो हिमालय है इसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और इसी में अपना K2 है, भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी, 8611 मीटर बड़ा काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अब यहाँ नंगा देवी से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके नेपाल उपाल होते हुए नामचा बरपा तक 2500 किलोमीटर की दूरी, ये आपका बृहद हिमालय है, मतलब सबसे बड़ा हिमालय। इसका पश्चिमी सीमा मतलब हिमालय की पश्चिम की ओर की चौड़ाई 400 किलोमीटर है, और इधर पूरब की ओर की चौड़ाई 150 किलोमीटर है। इसका अप्रोक्स लंबाई हिमालय का 6000 मीटर है, अप्रोक्स लंबाई 6000 मीटर है ये हिमालय का। हिमालय 3 श्रेणियाँ 4 श्रेणियाँ में विभाजित है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसी हिमालय से आप देखेंगे कि 3 नदियाँ निकल रही है, सिंधु नदी, गंगा नदी। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, 2880 किलोमीटर की दूरी टोटल तय करती है, अरब सागर में जाकर के समाहित हो जाती है। 1114 किलोमीटर की दूरी इंडिया में इसका है, मानसरोवर झील से निकलते हुए लद्दाख और जास्कर श्रेणी से। ये भी सवाल बीपीएससी में पूछा हुआ है कि मानसरोवर झील से निकलने वाली सिंधु नदी किस किस श्रेणी से हो करके वो गुजरती है। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी आप देखेंगे कि गुजरेगी और जाकर के अरब सागर में गिर जाएगी। अरब सागर है आपका ये अरब सागर, ये हिंद महासागर, और ये बंगाल की खाड़ी। तो ये इतना है, तो यहीं पे। और उसके बाद गोमुख हिमालय से आपका ये गंगा नदी निकलती है, जो लगभग वो भी आपको देखेंगे कि 2400-2500 की किलोमीटर की दूरी तय करके आप बंगाल की खाड़ी में जा करके समाहित हो जाती है। फिर मानसरोवर झील से इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये हिमालय से निकलने वाली 3 नदियाँ, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसके तीनों ऑप्शन हमको सही लग रहे हैं, ये तीनों सही हैं। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार
पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको पहले मिटाने दीजिए, उसके बाद हम इस सवाल का विश्लेषण करते हैं। सवाल ये कहता है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए थे? तो इसके ऑप्शन 1 में है बंगाल विभाजन के विरुद्ध, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ऑप्शन बी है इसका होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी है इसका असहयोग आंदोलन, और ऑप्शन डी है इसका साइमन कमीशन की नियुक्ति। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं, क्या कहता है ये। देखिए, बंगाल विभाजन, आप देखेंगे कि जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, तो जब लॉर्ड कर्जन 1905 में ये बंगाल का भारत का गवर्नर होता है लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को एक आज्ञा पत्र के द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी। अब बंगाल की विभाजन की घोषणा कर दी तो बंगाल का विभाजन 2 भागों में, एक पूर्वी भाग एक पश्चिमी भाग। तो पूर्वी भाग में असम और बंगाल के कुछ क्षेत्र थे, पूर्वी बंगाल के क्षेत्र थे। इस भाग में 3.1 करोड़ मुसलमान थे, 3.1 करोड़ जनसंख्या थी इसकी, और इस 3.1 करोड़ में सबसे अधिक मुसलमान थे। उसके बाद पश्चिमी भाग में आप देखेंगे कि उड़ीसा, बिहार और पश्चिमी बंगाल, इसकी जो जनसंख्या थी, इस तीनों की जो जनसंख्या थी वो 5.4 करोड़ जनसंख्या थी। अब 5.4 करोड़ जनसंख्या थी, तो इसमें जो अधिक लोग थे वो हिंदू थे। तो इस हिंदू और मुसलमान को विभाजित करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को, आप देखेंगे कि आज्ञा पत्र के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। आपसे बीपीएससी कभी कभी डेट भी पूछेगा कि इस डेट को बताएंगे कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ, इसको ध्यान से रखेंगे। 20 जुलाई 1905 को ये घोषणा हुआ, और इस घोषणा के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल के लोगों ने एक सभा बुलाई, और उस सभा में यह निर्णय लिया गया कि हम स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, बंग आंदोलन चलाएंगे। तो ये बैठक कब बुलाई गई? 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को। आगे चल करके 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, तो इसी दिन लोगों ने गंगा में नहा करके नंगे पैर आ करके व्रत रखना शुरू किए। हिंदू और मुसलमान ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधना शुरू किया, धागा बांधना शुरू किया, और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत भी इसी दिन लिखा। तो ये बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में खूब पूछता है ये सवाल। आइए होम रूल आंदोलन के बारे में जानते हैं। होम रूल आंदोलन आयरलैंड की एक महिला थी जो 1893 में भारत आई थी, जिसका नाम था एनी बेसेंट। तो ये एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की संचालिका के रूप में काम करती थी। तो होम रूल आंदोलन जब ये 1914 में इंग्लैंड गई, तो इंग्लैंड में कार्यरत होम रूल, आयरलैंड के होम रूल ने इसको सजेशन दिया कि आप भारत में भी होम रूल की स्थापना करें। तो 1914 में आप देखेंगे कि ये फिर आ जाएगी भारत आ जाएगी। तो उस समय आप बाल गंगाधर तिलक का जेल से वो रिहाई हो जाता है, 6 वर्ष का कारावास होता है। मांडली जेल में बाल गंगाधर तिलक रहते हैं 6 साल तक, और वहीं पे गीता रहस्य की किताब की रचना करते हैं।
तो बाल गंगाधर तिलक से मिलके एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की 1916-17 में। 1916-17 में जब होम रूल की स्थापना की तो पूना में, आप ध्यान से सुनेंगे, पूना में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना की और मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। इस चीज़ को नोट कर लेंगे। पूना में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट उस समय 66 वर्ष की महिला होती है और 1917 में इसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनाया था। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी शुरू करेंगे। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में असहयोग आंदोलन शुरुआत की जाएगी, जो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड होगा। किसानों के जुलूस पर अंग्रेजों ने गोली चलवा दी थी, जिसके कारण किसानों ने थाना में जा कर के एक दरोगा और 21 सिपाहियों को मार देगा, थाना में आग लगा देगी। तो उसी चौरा चौरी हत्याकांड के खिलाफ असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाएगा 1922 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति के बारे में आपको हमने बता ही दिया है। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को नियुक्ति होगी, 3 फरवरी 1928 को ये भारत आगमन करेगा। चलिए अगला सवाल के तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में किस देश को रोहिंग्या मुसलमान को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है? इसका आंसर होगा म्यांमार को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों की सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुए थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 नवंबर 1993 को हुआ था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ये बौद्ध के ऊपर सवाल है। इसके ऑप्शन को लिख लिया जाए। ए ऑप्शन में है पार्षद, बी ऑप्शन में है आपको नागार्जुन, सी ऑप्शन में है आपको शूद्रक और डी ऑप्शन में है वसुमित्र। देखिए पार्षद ये जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे। पालकी पर चढ़ के ही गिर त्याग कर जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर। नागार्जुन, इसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले नागार्जुन ने ही दिया था और इसी के पुस्तक माध्यमिक सूत्र में उसका चर्चा किया गया है। शूद्रक की पुस्तक का नाम है मृच्छकटिकम। खूब पूछता है सवाल ये, मृच्छकटिकम। और वसुमित्र ही चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। थोड़ा मैं बौद्ध के बारे में बता देना चाहता हूँ। 563 ईस्वी में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। इनके पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम त्रिशला। इनकी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से इनकी शादी हो जाती है। इनके एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है जिसका नाम होता है राहुल। महात्मा बुद्ध ने ही अपने पुत्र का नामकरण किया था, राहुल नाम रखा था। उसके बाद जब इनका जन्म होता है तो इसके 7वें दिन इनकी माँ महामाया देवी मर जाती है। महामाया देवी मर जाने के बाद इनकी सारा लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था और प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन पोषण किया था। तो इनके जब नामकरण हो रहे थे तो इनके नामकरण में एक ऋषि जो सबसे छोटी उम्र का था और उसने घोषणा किया था कि महाराज ये सन्यासी बन जाएगा और सन्यासी बन करके ये आपके राजपाट को छोड़ देगा। आगे चल करके 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद इन्होंने अलार कलाम के पास चले गए थे। अलार कलाम के पास जाने के बाद इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद इनके दूसरे गुरु रुद्रकुरामपुरुत होते हैं और उसके बाद ये वहाँ पे भी जाने के बाद इनकी शिक्षा पूरी नहीं होगी तो ये बोध गया जा करके पीपल पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। पीपल पेड़ के नीचे बैठ जाने के बाद 6 साल तक कठिन परिश्रम करेंगे। कठिन परिश्रम करने के बाद सुजाता नामक लड़की के द्वारा खीर खा करके, सुजाता को बहुत सारे इतिहासकारों ने वास्तविक गुरु भी कहा है, तो उनके हाथ के खीर खा करके इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान की प्राप्ति को महाधर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। और उसके बाद ये जा करके जगह जगह पर सारनाथ जाएंगे, उसके बाद राजगिरी जाएंगे, राजी श्रावस्ती जाएंगे, वैशाली जाएंगे और वैशाली जाने के इन सभी कर्मों में अपने धर्म का प्रचार करने के बाद 483 ईसा पूर्व में देवरिया जिला में
इनकी महानिर्माण प्राप्ति हो जाएगी, महापरिनिर्माण, जिनको बोला जाता है दीपक का बुझ जाना। तो इनके मरने के बाद इनकी 4 संगतियाँ हुई थी, बौद्धों की असेंबली बुलाई गई थी, वो 4 संगतियाँ होती थी। तो प्रथम बौद्ध संगति आप देखेंगे कि अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में होगा, जिसके अध्यक्ष बनेंगे महाकश्यप उपाली। इस बौद्ध संगति में 2 बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में होगी, कलाशोक के शासनकाल में। इसका जो अध्यक्ष होगा सभाकामी होगा। इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था स्थिरवादी महासंघिका में। तीसरी जो बौद्ध धर्म की जो असेंबली बुलाई जाएगी वो अशोक के शासनकाल में बुलाई जाएगी। इसके अध्यक्ष होंगे मोगलीपुत्तिस। इसमें अभिधम्म पिटक यानी कि एक और पुस्तक का संकलन होगा जिसका नाम होगा अभिधम्म पिटक। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में बुलाई जाएगी कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष बनेंगे वसुमित्र। वसुमित्र ने महाविभास सूत्र की भी रचना की थी। वसुमित्र ने महाविभास सूत्र की रचना की थी। इसे बौद्धों का विश्वकोश बोला जाता है, बौद्धों का विश्वकोश बोला जाता है, बौद्धों का विश्वकोश महाविभास सूत्र को बोला जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। सवाल दिया हुआ है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बिल्कुल सही बात है। अगला बी जो कह रहा है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। देखिए बलबन आप देखेंगे कि इल्तुतमिश इसको खरीदेगा दिल्ली से, तो ये इल्तुतमिश का गुलाम होता है और इसको चहलगानी के सदस्य तुर्काने चहलगानी के सदस्यता भी मिलती है। इसी तुर्काले चहलगानी को आगे जा कर के ये तोड़ देगा और उसके बाद ये शासक बनेगा। शासक बनने के बाद रजात देवीय सिद्धांत को प्रस्तुत करेगा, नियाबते खुदाई और जिल्ले इलाही जैसे शब्द का प्रयोग करेगा। नियाबते खुदाई मतलब क्या, ईश्वर का प्रतिनिधि, जिल्ले इलाही मतलब क्या, ईश्वर की छाया को प्रस्तुत करेगा। अपने सभा में तुर्क अमीरों की शक्ति को कमजोर करने के लिए सिजदा एवं पाबोस की प्रथा भी लाएगा। घुटने को चूमना और सिर झुका करके राजा को सम्मान देना। तो ये सब बलबन ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसने ये दास था और इसे साम्राज्य में अपने मतलब शासनकाल में अपने असेंबली में इनको उतनी इज्जत नहीं मिल पाती थी, इसलिए इन सभी चीज़ों को लाया था। और इसके समय में उत्तर पश्चिम में मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। तो ये कथन दोनों सही है, लेकिन आर जो बी कथन है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, पोलियो की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? तो पोलियो की बीमारी विषाणु के कारण होती है। विषाणु की खोज इवान हिस्की ने किया था। अगला सवाल की ओर चलते हैं। बोएम मित्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ये, भारत के अंतरिक्ष यात्री रहित गगन में यात्रा करने वाली यह एक महिला रोबोट है। बिल्कुल सही, यह एक महिला रोबोट है, बोएम मित्र इसका नाम रखा गया। दूसरा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस रोबोट को वर्ष 2020-21 में अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले मानव रहित गगनयान से भेजेगा। गगनयान से ही जाएगा ये बोएम मित्र। बाद में अंतरिक्ष यात्रियों सहित गगनयान में बोएम मित्र अंतरिक्ष यात्रियों के सहयोगी की भूमिका में होगा। ये तीनों कथन सही है। जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री को संदिग्ध स्थल लगेंगे वहाँ पे पहले बोएम मित्र जाएगा, उसके बाद वो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। ये तीनों कथन सही है। अगला सवाल चलते हैं। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ की सरकार ने राज्य की 3 राजधानियाँ विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक अलग अलग शहरों में बनाए जाने का निर्णय लिया। यह आंध्र प्रदेश राज्य का बिल पास हुआ है जनवरी 2020 में। इसमें 3 राजधानियां का गठन करना है। एक राजधानी होगी अमरावती, एक राजधानी होगी विशाखापत्तनम और दूसरी राजधानी तीसरी करनूल। तो अमरावती जो होगी ये विधायी राजधानी होगी, ध्यान रखेंगे, विधायी राजधानी होगी। विधायी राजधानी यहाँ पे विधानसभा यानी कि ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे। विशाखापत्तनम होगा ये सचिवालय होगा राज्य का,
सचिवालय यहाँ स्थित होंगे, सारा कार्य का क्रियाकलाप यहीं से चलेगा, सचिवालय स्थित होगा। और कर्नूल जो होगा ये न्यायिक राजधानी होगी, न्यायिक राजधानी उच्च न्यायालय यहीं स्थित होंगे, उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय यहीं स्थित होगा। 3 राजधानी अमरावती, विशाखापत्तनम और कर्नूल। पहली ये जो अमरावती होगी विधायी राजधानी होगी, विधानसभा और विधान परिषद यहीं पे होंगे। विशाखापत्तनम राज्य का सचिवालय स्थित होगा और कर्नूल न्यायिक राजधानी होगी, राज्य का उच्च न्यायालय यहीं स्थित होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये शिमला में स्थित है, शिमला में स्थित है, ये शिमला में। अगला सवाल की ओर चलते हैं। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक पनी जो होते थे वो व्यापारिक वर्ग के नागरिक थे और ये वैश्य वर्ग से आते थे। ये समाज में व्यापारी थे और ये वैश्य वर्ग से आते थे। ऋग्वेद की जो रचना हुई है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं, 10,462 ऋचाएँ। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र का प्रयोग शब्दों का किया गया है 250 बार, अग्नि का 200 बार, आर्य का 36 बार, गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार, सरस्वती नदी का 7 बार, सिंधु नदी का अनेकों बार। ये ऋग्वैदिक का है। ऋग्वैदिक पढ़ने वाले ब्राह्मण को होत्री ब्राह्मण बोलते हैं और महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इसके संकलन करता थे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मैं फिर नेक्स्ट 15 सवालों का टेस्ट सीरीज लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।